मटेरियल कॉस्टिंग। स्टडी नोट 2। स्टडी नोट 2 का पहला चैप्टर है मटेरियल। आज के दो मेन प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन ये दोनों प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। मटेरियल, द सब्सटेंस फ्रॉम विच फिनिश प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटेरियल। ऐसे सब्सटेंस जिसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं बच्चों, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट लगता है, तो सीमेंट भी एक मटेरियल है। मटेरियल आर ऑफ टू टाइप, पहला डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इनडायरेक्ट मटेरियल। What is direct material? Material which becomes a part of the product is called डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो प्रोडक्ट का ही पार्ट बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग के लिए जितना सीमेंट यूज्ड होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि सीमेंट बिल्डिंग का ही पार्ट बन जाता है। मटेरियल विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल जिसको हम प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ बिल्डिंग में 5 लाख रुपए का सीमेंट लगा है, हम आइडेंटिफाई कर सके कि कितना रुपए का मटेरियल लगा है। फॉर एग्जाम्पल्स, टिम्बर इन फर्नीचर, पेपर इन बुक्स, गोल्ड इन ज्वेलरी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लाइक बैग ऑफ सीमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी प्राइमरी पैकिंग जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जितने भी आप चॉकलेट्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, उसकी जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो उसको खराब होने से प्रोटेक्ट करती है। What is indirect material? Material which is not direct is called indirect material. Material which cannot be conveniently identified in product, जिसको हम आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट में तो कर सकते हैं लेकिन कितने रुपए का लगा एग्जैक्टली नहीं बता सकते, उसको भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग, पैकिंग लेकिन सेकेंडरी पैकिंग की बात कर रहे हैं। मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स एक्सेट्रा। मशीन में जितना भी मेंटेनेंस के लिए ऑयल यूज होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। टॉपिक 1, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक वेलोसिटी। जैसे कि नाम में दिख रहा है बच्चों, वर्ड है स्टॉक और दूसरा वर्ड है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये शो करता है कि आपके जो शॉप में स्टॉक पड़ा है वो कितने जल्दी टर्नओवर या सेल्स में कन्वर्ट होता है। क्या शो करता है, आपके शॉप में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे स्टॉक ऑफ फर्नीचर हो, स्टॉक ऑफ गोल्ड हो, स्टॉक ऑफ ज्वेलरी हो, वो कितने जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होता है या टर्नओवर में कन्वर्ट होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो expresses the relationship between cost of material consumed and average stock held। इसका मतलब है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को जब एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दिया जाएगा तो निकलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आएगा टाइम्स में। जितने भी टर्नओवर रेशियो होता है उनका आंसर टाइम्स में आता है बच्चों। एक और फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड के जगह आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दो फॉर्मूले पढ़े हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, दोनों याद कर लीजिए बच्चों। पहला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। याद हो गया? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए एक बार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। याद करिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या एक और फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है टू ascertain द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। ये फाइंड करना कि आपका स्टॉक कितने जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके 4 पॉइंट है। पहला, टू फाइंड फास्ट मूविंग स्टॉक। फास्ट मूविंग स्टॉक मतलब बच्चों स्टॉक इन हाई डिमांड, ऐसे स्टॉक या ऐसे इन्वेंट्री जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत हाई है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड बहुत हाई है? जिस स्टॉक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई आएगा वो फास्ट मूविंग स्टॉक है। व्हेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई तो उस स्टॉक को हम बोल सकते हैं फास्ट मूविंग स्टॉक। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज टू फाइंड स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक मींस स्टॉक इन लो डिमांड, ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट में डिमांड बहुत कम है। कैसे पता चलेगा? जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आएगा तो हम उसको बोल सकते हैं स्लो मूविंग स्टॉक। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज टू फाइंड द डोरमेंट स्टॉक। ऐसे स्टॉक जिनका अभी कोई डिमांड नहीं है, स्टॉक हैविंग नो डिमांड एट प्रेजेंट। ऐसे स्टॉक जिनका एट प्रेजेंट कोई डिमांड नहीं है, सिचुएशन वाइज अभी डिमांड नहीं है, वो डोरमेंट स्टॉक है। लास्ट, एब्सोल्यूट स्टॉक। स्टॉक
नो लॉन्गर इन डिमांड, ऐसे स्टॉक जिनका अब कोई डिमांड नहीं है, जैसे 3G मोबाइल फोन्स, जिनका अब कोई डिमांड नहीं है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है डायरेक्टली 68,000। तो सबसे पहले निकालते हैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। चलिए एवरेज स्टॉक निकालते हैं। एवरेज स्टॉक आएगा 15,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 22,000 क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 18,500। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमने निकाल लिया 18,500। मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन था तो सीधी वैल्यू पुट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट किए, मटेरियल कंज्यूम 68,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 18,500। आंसर आएगा 3.675 टाइम्स। टर्नओवर के आंसर किस में आते हैं बच्चों? टाइम्स। क्वेश्चन 2 सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको 12,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 16,000। ये दोनों से निकल जाएगा आपका एवरेज स्टॉक जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा। एवरेज स्टॉक 16 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 28 डिवाइड बाय 2 दैट इज 14,000। मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 82,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपने 14,000 निकाल लिया है, मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 82,000 गिवन था क्वेश्चन में, 14,000 एवरेज स्टॉक आपने निकाला तो 5.857 टाइम्स। आंसर आ गया आईटीआर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5.857 टाइम्स। Calculate the inventory turnover ratio and show which stock is more fast moving. Which stock is more fast moving? जिस स्टॉक का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई आएगा वो ज्यादा फास्ट मूविंग होगा। चलिए क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पर्टिकुलर मटेरियल ए मटेरियल बी, दो टाइप के मटेरियल है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। मटेरियल ए के डाटे को अच्छे से देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एंड परचेज की वैल्यू। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, परचेज है 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। 1 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। सिमिलरली मटेरियल बी का डाटा है ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, परचेज 13 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। चलिए मटेरियल ए को पहले सॉल्व करते हैं। मटेरियल ए के लिए हम पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 लाख, परचेस है 4 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया 3 लाख। एवरेज स्टॉक,
एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, डिवाइड बाई 2, तो 1 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 लाख डिवाइड बाई 2 1,50,000, 1,50,000। चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज ITR, मटेरियल कंज्यूम्ड आया था 3 लाख, एवरेज स्टॉक था 1,50,000, तो आंसर आ गया 2 टाइम्स 3 लाख डिवाइड बाई 1,50,000। मटेरियल बी, एक बार मटेरियल बी के डाटा देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है 6 लाख, परचेज 13 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। वैल्यू पुट करते हैं मटेरियल बी का 6 लाख ओपनिंग स्टॉक, परचेज 13 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख प्लस 13 लाख 19 लाख, 90 लाख माइनस 4 लाख 15 लाख, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और मटेरियल भी आया 15 लाख। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख डिवाइड बाय 2, 10 लाख डिवाइड बाय 2 आएगा 5 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड आया था आपका 15 लाख, एवरेज स्टॉक है आपका 5 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू आंसर 3 टाइम्स। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी हो तो 3 टाइप की कॉस्ट आती है। चलिए पढ़ते हैं वो 3 टाइप की कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स पहला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड टोटल कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, थर्ड टोटल बाइंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। तो 3 टाइप की कॉस्ट है बच्चों कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने की। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट या टोटल होल्डिंग कॉस्ट या टोटल बाइंग कॉस्ट। चलिए अब एक एक की मीनिंग समझते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। जब आप मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, आपके गोडाउन तक मटेरियल आता है तो इंस्पेक्शन चार्जेस लगते हैं कि उतनी वेट उतनी क्वांटिटी का आया है कि मटेरियल कुछ लॉस हो गया है। टोटल कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स cost of holding inventory like cost of storage of inventory and insurance of inventory। आप मटेरियल मंगवा के अपने गोडाउन में रखते हैं, कभी कभी गोडाउन का रेंट लगता है, इंश्योरेंस करवाते हैं स्टॉक का, ये सब उसकी कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बन जाती है। थर्ड टोटल बाइंग कॉस्ट इंक्लूड्स the amount paid or payable to the supplier for the goods।
आप जितना भी पे कर दिए हैं या पे करने वाले हैं सप्लायर को जो आपने गुड्स खरीदा है। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री निकलेगा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट। टॉपिक 2, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. Economic order quantity is the order quantity at which the total ordering cost and total carrying cost is minimum. ऐसी ऑर्डरिंग क्वांटिटी जब आपका ऑर्डर करने का कॉस्ट और उसको होल्ड या कैरी करने का कॉस्ट मिनिमम हो, बहुत कम हो। तो कंपनी जब ऑर्डर करती है, मटेरियल मंगवाती है, इन्वेंटरी मंगवाती है, तो ये ध्यान में रखती है कि वो इकोनॉमिक पड़े, कंपनी को इकोनॉमिकल हो। तो कंपनी को ऑर्डरिंग क्वांटिटी इकोनॉमिकल कब होगी? जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा। इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? होल्डिंग कॉस्ट है। क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। सिमिलरली ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑर्डरिंग क्वांटिटी जब दोनों कॉस्ट मिनिमम हो, एक साथ मिनिमम हो। तो ये जो पॉइंट है ये EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। अभी हमने ग्राफ में देखा था कि दोनों टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं एक साथ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is also known as reorder quantity. फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, EOQ is equal to अंडर रूट 2 into A into O divided by C. Where A is equal to annual consumption of input, O is equal to ordering cost per order, C is equal to carrying cost per unit per annum. देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है? पर यूनिट पर एनम। थोड़ा पॉइंट नंबर C स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को अच्छे से समझते हैं। C स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट मींस होता है कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम मींस कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। पर यूनिट मींस बच्चों कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम मींस कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कॉस्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करने से आता है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट 20 गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट 20 एंड कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज 10% पर एनम गिवन है, तो आपका C आएगा 2। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल डिमांड गिवन है 1000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है ₹20 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट गिवन है ₹2 पर यूनिट पर एनम। आंसर है, फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। ए हो गया आपका 1000, ओ हो गया आपका 20 एंड सी हो गया आपका 2। तो EOQ आएगा 141 यूनिट अप्रॉक्स।
तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास ये ईओक्यू को टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, प्लस इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे।